डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, हम लोग का फोकस इस क्लास में लोकस वाला पार्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर में अवेलेबल है उसको कंप्लीट करने पे होगा। ठीक है, तो लोकस से रिलेटेड सवाल यहाँ पे कैसे कैसे जनरेट हो सकता है, जो हम लोग ज्योमेट्री जानते हैं कोऑर्डिनेट के हिसाब से वहां तक कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को पहुंचाया जा सकता है, तो ये सब बात हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, बेसिक पहला लाइन आपको ध्यान में होगा कि डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो उसके सहारे हम लोग और क्या क्या बात, कौन कौन से रास्ते पे चल सकते हैं, कौन कौन से रास्ते का इक्वेशन लिख सकते हैं इन कॉम्प्लेक्स नंबर, ये देखते हैं। चलिए, तो हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंट लोकाई। डिफरेंट लोकस का प्लूरल होता है लोकाई। ठीक है, तो सबसे पहले आ रहा है आपके पास कि अगर आप बोलते हैं z, z यहाँ मूविंग पॉइंट होगा, जैसे x कॉमा वाई आप मूविंग पॉइंट लेते थे कोऑर्डिनेट में, वैसे यहाँ पे z क्या है, z जो है वो क्या है, मूविंग पॉइंट। मूविंग पॉइंट, ठीक है, जैसे z क्या हुआ, अगर समझ पा रहे हैं तो x प्लस आई वाई जैसा चीज हुआ। और अगर हम z1 यहाँ पे बोलेंगे, z1 x1 प्लस आईटा y1, तो ये फिक्स्ड पॉइंट हुआ। इसी तरह एक और पॉइंट ले लेते हैं जिसके सारे हम लोग चलेंगे, z2 x2 प्लस आयोटा y2। तो z1 z2 जो है वो गिवन फिक्स्ड पॉइंट दिया हुआ है, ये भी क्या है, फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, तो मूविंग पॉइंट में यहाँ पे कौन है, z। तो अगर सबसे पहला केस आपसे बोले, ठीक है, या पहला केस के पहले भी अगर हम आपसे सिर्फ एक लाइन का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, मॉड ऑफ z1 माइनस z2, अगर z1 और z2 फिक्स्ड पॉइंट है तो ये क्या होगा, इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स z1 एंड z2, या लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग z1 एंड z2। ठीक है, तो अब हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास दो फिक्स्ड पॉइंट है। इतना बात समझिए कि पहले से आपके दिमाग में है, फीड किया हुआ, अब इनका यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पहला पॉइंट नहीं लिख रहे हैं क्योंकि अभी तो केस लिए ही नहीं। अभी तो भाई क्या क्या चीज हम लोग यूज करना है अभी उसका बात किए। अब आपके पास मान लीजिए पहला सवाल है, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स z1 एंड z2। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट से पता है कि अगर p z1 हुआ और q का नाम z2 दे दे रहे, ठीक है, तो ये एक लाइन सेगमेंट हुआ। अब हम बात कर रहे हैं कि ये दोनों से बराबर दूरी पे, तो हम कहीं पे भी एक पॉइंट एज्यूम कर ले, तो यहाँ पे क्या एज्यूम करेंगे, z। तो अगर हम इस पॉइंट का नाम एक मिनट के लिए a दे रहे हैं, तो क्या गिवन है कि पी ए
बाई पी बी क्या है, दोनों बराबर है तो ये क्या है 1, यानी हम इसको लिख सकते थे पी ए बराबर पी बी भी लिख सकते थे, लेकिन ये रेशियो से लिंक किए हैं क्योंकि अगला सवाल हम बदलेंगे, रेशियो पे ही बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं रहने देंगे, यहाँ पे अदर देन 1 कुछ लिखेंगे। तो ये क्या हुआ पी ए बराबर पी बी, तो पी ए को आप कैसे लिखते हैं मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन, और ये क्या होता है मॉड ऑफ जेड माइनस जेड टू, वो दूरी, ये दोनों दूरी क्या है बराबर है, ये दोनों क्या है बराबर, और ध्यान से देखेंगे तो z कहाँ मूव करेगा, तो z मूव करेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, z मूव करेगा कहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हम लोग कोई भी पॉइंट लें तो दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पे होता है, तो ये लोकस हो गया। अच्छा, अगर इसी में हम बोले सवाल को चेंज करें, जेड जेड वन जेड टू आप समझ चुके हैं, हटाइए इसको, थोड़ा सा जगह चाहिए। दूसरा पॉइंट है हमारे पास ए एंड बी आर टू फिक्स्ड पॉइंट, ए z1 दिया हुआ है, बी z2 दिया हुआ है, ठीक है, और पी ए बाई पी बी ये लैम्डा दिया हुआ है, लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 1, और आपसे कहा है फाइंड लोकस ऑफ पी, क्या बोला है, ये डिस्टेंस का रेशियो है तो ये पॉजिटिव ही होगा, 1 होता तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे चलता पी, आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड लोकस ऑफ पी, तो हमारे पास दो पॉइंट है, कोऑर्डिनेट याद है, ये ए है और ये बी है, ठीक है, अगर हम इसी लाइन सेगमेंट पे, आपको याद हो शब्द थोड़ा सा इससे हटके, हार्मोनिक कॉन्जुगेट, हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या था ये, P एक पॉइंट है मान लीजिए जो, या P1 एक पॉइंट है जो AB को इंटरनली डिवाइड कर रहा है लैम्डा इज टू 1 में, ये रेशियो क्या है लैम्डा इज टू 1, और एक पॉइंट P2 हो सकता है जो AB को डिवाइड करेगा एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ लैम्डा इज टू 1, तो दो पॉइंट तो इसी लाइन सेगमेंट में पॉसिबल है, तो पहले उसको देख लीजिए, हम एज्यूम किए एक पॉइंट P1 जो किस बात को बात कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है ए बी को, ए पी वन बाई पी वन बी क्या है लैम्डा इज टू 1, तो एक पॉइंट हम यहाँ ले सकते हैं, एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे ले लिए P2, ठीक है, P2 डिवाइड्स, पहले P1 का लिखना है अगर तो यहाँ लिख देते हैं, P1 डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन लैम्डा इज टू 1, P2 divides AB externally in lambda is to 1, तो इसका मतलब क्या हुआ P2A by P2B, B क्या है लैम्डा इज टू 1, हम एडजस्ट कर सकते हैं, एक पॉइंट ले सकते हैं इंटरनल डिवीजन के लिए और एक्सटर्नल डिवीजन के लिए इसके मैग्नीट्यूड के हिसाब से, तो दो पॉइंट तो इसी लाइन सेगमेंट पे मिल गया जो इसको सेटिस्फाई करता है, क्या अदर देन पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट या लाइन ए बी से जो पास करने वाला लाइन है उस पे दो पॉइंट ऐसा मिला
जो इस कांस्टेंट को सेटिस्फाई करता है। इसके अलावा भी कोई इस प्लेन में बाहर पॉइंट हो सकता है जो इसको डिवाइड करेगा इन द रेशियो ऑफ लैम्डा इज टू 1। तो हम एक मान लीजिए एक पॉइंट ले लिए P, कोई जरूरी नहीं कि ठीक इसके ऊपर, कहीं भी ले लीजिए, मान लीजिए हम थोड़ा इधर ही ले लिए या इधर ही ले लिए P। हम लोग एक पॉइंट P लिए, किस किस तरह का ये पॉइंट है, ताकि PA/PB लैम्डा इज टू 1 हो। तो बाहर भी कर सकते हैं। क्या किए हम लोग, हाँ यहाँ पे हार्मोनिक कॉन्जुगेट जो वर्ड आया, तो P1 P2 का क्या होगा, P1 P2 आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। P1 P2 को क्या बोलते हैं, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। ये बात आपको कोऑर्डिनेट में पढ़ाए थे। हम क्या बोले, वी हैव टेकन अ पॉइंट P सच दैट, किसका ध्यान रख के, PA/PB लैम्डा इज टू 1 होगा। तो आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, इसको भी ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है, इतना आप समझ रहे हैं। और थोड़ा सा इस पॉइंट को भी ज्वाइन कर दीजिए। अब इससे क्या फायदा होगा सो देखिए, आप एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़े, ये लैम्डा इज टू 1, ये लैम्डा इज टू 1, ऐसे बोल सकते हैं रेशियो। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का बात कर रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है, PA/PB मैग्नीट्यूड का बात हो रहा है अभी, AP1/P1P हो रहा है। तो देन AP1 इज द then AP1 is the internal angle bisector of angle APB, होगा कि नहीं, अगर ये रेशियो बराबर होता है तो AP1 एंगल बाइसेक्टर होगा कि नहीं। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा, ठीक है। अब अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है, और थोड़ा सा इसको प्रोड्यूस कर देते हैं, तो ध्यान से देखेंगे तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हो जाएगा। बोले कैसे, बता रहे, आप एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़े हैं, ये लैम्डा इज टू 1 का रेशियो देखिए, ये लैम्डा इज टू 1 का रेशियो है, और आप बताइए PA/PB, PA/PB ये इसके भी बराबर है, P2A/P2B। तो AP2 is external angle bisector, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से। तो आप क्या देखें कि ये अगर अल्फा तो ये भी अल्फा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इतना आप समझ चुके हैं, बिना मिटाए यहां लिख रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर्स एक ही एंगल का आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंगल बाइसेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो ये एंगल कितना हो जा रहा है, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ध्यान दीजिए, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, तो ये एंगल कितना हुआ, 90। तो अगर आप P को ध्यान से देख रहे हैं,
ये दो पॉइंट को देख रहे हैं, ठीक है। तो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। तो हम एक सर्कल बना सकते हैं ऐसा, बोलिए, एक सर्कल बना सकते हैं आप ऐसे। ये क्या होगा उसका डायमीटर, ये पूरा क्या होगा डायामीटर। अब आप समझ गए होंगे कि P कहाँ मूव कर सकता है, इस सर्कल पे मूव कर सकता है, ठीक है। तो जब भी आप आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और ध्यान से देखिए, इसको हटा रहे हैं, डायग्राम को थोड़ा अच्छा कर रहे हैं। अगर दिक्कत हो तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। इसको भी थोड़ा सा मिटाएं। देखिए ये सर्कल पूरा कर दे रहे हैं, भले ये देखने में जैसा लगे। ये क्या है डायमीटर, ये पॉइंट क्या है P मूविंग पॉइंट Z है, ये क्या है P1। तो लैम्डा गिवन कांस्टेंट है यहाँ, तो आपको लोकस ऑफ P निकालना है, ठीक है। तो लोकस ऑफ P का जब बात कीजिएगा आप, तो सर्कल का इक्वेशन लिखना होगा। किसका इक्वेशन लिखना होगा, सर्कल का इक्वेशन लिखना होगा। P1 P2 आर डायमेट्रिक एंड। तो अगर हम P1 का कोऑर्डिनेट पूछे तो P1 इज इक्वल टू क्या होगा, सेक्शनल फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये Z1 है और ये Z2, तो हम बोल सकते हैं लैम्डा Z2 प्लस Z1 बाई लैम्डा प्लस 1। अगर हम P2 के बारे में पूछे तो ये क्या हो सकता है लैम्डा Z2 माइनस Z1 बाई लैम्डा माइनस 1। तो P1 और P2 तो नोन है, तो ये दोनों एक एक्सटर्नल डिवीजन करता है, एक इंटरनल डिवीजन करता है, एक एक्सटर्नल डिवीजन करता है, और दे आर डायमेट्रिक एंड, ठीक है। तो इसका मिड पॉइंट भी निकाल सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके। अब वो हो जाएगा सेंटर, बोलेगा रेडियस, तो रेडियस आपको डायमीटर पता है तो रेडियस भी पता है, तो आप उस सर्कल का इक्वेशन लिख सकते कि नहीं। मान लीजिए कि अगर हम इसको बोल दें अल्फा, इसको बोल दें बीटा, तो सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2। और इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा मॉड ऑफ z माइनस सेंटर, तो सेंटर क्या है अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू रेडियस। अब इसी से लिख लीजिए, ठीक है। तो ये रेडियस कितना आया, ये दूरी कितना होगा मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। फिर जब आर्गुमेंट वाला बात और कर लेंगे तो और भी कोई फॉर्मेट से भी आपको लिख के ये दिखाएंगे, ठीक है। चलें आगे, डायमेट्रिक एंड वाला एक बार इसको और लिखेंगे, एंगल इन डायमेट्रिक फॉर्म का कैसे हम लोग इक्वेशन सर्कल का लिख सकते हैं, एक बार और इसको देखेंगे जब आप आर्गुमेंट वाला बात भी थोड़ी देर में आ जाएगा तब। तो ये क्लियर है, चलिए आगे। तो यहां से P क्या मिला, लोकस ऑफ P क्या मिला वो समझे, लोकस ऑफ P इज अ सर्कल, ठीक है, इज अ सर्कल whose diametric end
आर P1 एंड P2, और P1 P2 क्या है? P1 कॉमा P2 आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ए बी ऑफ ए बी का हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है? P1 इंटरनली डिवाइड किया इन द रेशियो ऑफ लैम्डा इज टू 1, P2 एक्सटर्नली डिवाइड किया ए बी को इन द रेशियो ऑफ लैम्डा इज टू 1। तो P1 एंड P2 आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। इक्वेशन भी लिख के आपको दिखा दिया। आगे चलिए, तीसरा और आपके पास ध्यान दीजिएगा, थर्ड पॉइंट, तीसरा लोकस का बात करना है। थर्ड है कि पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर बराबर लैम्डा दिया हुआ है। ए Z1 है, बी Z2 है, लैम्डा कांस्टेंट दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड लोकस ऑफ पी मूविंग पॉइंट, लोकस ऑफ, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट ए ले लिए Z1, एक पॉइंट बी ले लिए Z2, पी एक पॉइंट ले लिए इस प्लेन में, इस प्लेन में ही मूव करना है। जिस जो मूविंग पॉइंट है उसका लोकस क्या कोऑर्डिनेट क्या मानते हैं? x प्लस आई वाई, दैट इज z। तो एक ट्रायंगल बना, मान लीजिए ऐसे। इस ट्रायंगल के अंदर क्या बोल रहा है वो? मान लीजिए जनरली एक ट्रायंगल मिलेगा, अब इसी लाइन पे आएगा, ऐसा तो नहीं बोले। और अगर लाइन पे आता तो इसका लेंथ लाइन पे भी अगर आएगा, ठीक है, इस तो पी ए और पी बी को स्क्वायर करके जोड़िएगा, स्क्वायर करके, या उस पे आते हैं सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा। हम एक पॉइंट कहीं भी इस प्लेन में मान लिए। अब बात आएगा कि इसी में मान लीजिए तो वो तो स्पेशल पॉइंट हो जाएगा ना। तो हम लोग को लोकस कभी भी कैसे बनाना चाहिए? जनरल पॉइंट लेके। तो अभी वहीं रखिए, अगर वो एक पर्टिकुलर पॉइंट का बात करना होगा तो थोड़ी देर बात करते हैं उसमें। ले लिए। अब वो क्या दिया है कि भाई पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा कांस्टेंट दिया है। तो आपको याद हो कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल आपको पढ़ाए हैं, उसमें हम लोग मीडियन का बात किए थे। तो जब मीडियन का बात हुआ था तो मीडियन के अंदर ये टर्म आता है, कोसाइन रूल में भी आता है। ठीक है, तो कोई एंगल तो दिया नहीं है कि हम वहां चले। एक मिनट के लिए अगर हम इससे एक मीडियन बना दें, ये एम है, ये दोनों क्या है? बराबर। तो अगर ये मीडियन है, क्या बोले? पी एम इज द मीडियन। ठीक है, पी एम मीडियन है। किसका मीडियन है? ठीक है, तो पी से पास करने वाला और ए बी के मिड पॉइंट मिलने वाला, वो वाला मीडियन है। तो ये मिड पॉइंट हुआ तो ये दोनों तो बराबर हो गया। अच्छा, अब अगर हम आपसे पूछे थे कि ये टर्म किस में दिखाई देता है, तो अगर आपको याद होता तो आप बोलते मीडियन के लेंथ में कुछ दिखता था। तो ये है पी एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये होता है ट्वाइस ऑफ
AP स्क्वायर प्लस BP या PB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बाई 4। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो, नहीं याद है तो आप प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल वाला वीडियो देख लीजिए। ये किसका फॉर्मूला है? लेंथ ऑफ मीडियन का स्क्वायर, लेंथ ऑफ मीडियन स्क्वायर। अगर मीडियन बोलिएगा तो स्क्वायर रूट डाल देंगे, या लेंथ ऑफ मीडियन तो यहाँ क्या डाल दें? ये फॉर्मूला कहाँ से लेके आए हैं? सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल जो आप टुकड़ा देखे थे वहां से। आगे चलिए, ये तो कांस्टेंट दिया हुआ है। अगर ए एंड बी आर टू गिवन पॉइंट, तो ए बी इज कांस्टेंट और नॉट? ए बी कांस्टेंट है कि नहीं? अगर ए और बी दो फिक्स पॉइंट है, गिवन फिक्स पॉइंट है, तो ए बी का लेंथ क्या है? फिक्स है। तो ये हो गया लैम्डा रूट अंडर 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट, बाई 4, वो भी कांस्टेंट। तो आप क्या देख पा रहे हैं? पीएम क्या आ जा रहा है? कांस्टेंट। तो एम तो मिड पॉइंट है ये दोनों का, तो वो भी फिक्स्ड है। लेकिन पी क्या है? मूविंग पॉइंट। तो आप सोचिए कि ये कहीं भी जाइएगा तो पीएम जो है ये क्या हो गया? कांस्टेंट। ये क्या हो गया? ये आ गया कांस्टेंट। एम क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ एम इज z1 प्लस z2, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो आप m को सेंटर लेके ड्रॉ सर्कल विथ रेडियस mp, mp इज कांस्टेंट। एक सर्कल बना दीजिए ऐसे। अब वो जैसा बनेगा, इसको सेंटर लेते हुए, और तो हम क्या बोले? ड्रॉ सर्कल taking m as center and pm as radius। तो p इसी सर्कल पे लाई करेगा। p कहाँ लाई करेगा? इसी सर्कल पे लाई करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट आ गया। m फिक्स पॉइंट है, p मूविंग पॉइंट है। एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पे मूव करते तो क्या मिलता है? सर्कल। तो अब बात ये हो सकता है कि ये रियल सर्कल होगा कि नहीं। तो उसके लिए जरूरी है, रियल सर्कल के लिए जरूरी है, रियल सर्कल के लिए जरूरी है कि 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर इक्वल टू 0 होगा तो पॉइंट सर्कल हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर इज लेस देन 2 लैम्डा स्क्वायर होना चाहिए, तो रियल सर्कल मिलेगा, नहीं तो इमेजिनरी सर्कल हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? अब है कि कॉम्प्लेक्स में अगर आप इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो m निकालें आपको। मान लीजिए इसको अगर हम इस बात को अगर हम बोल दें, m को बोल दें z1 प्लस z2 बाई 2 हो रहा था। मान लीजिए इसको अगर हम अल्फा बोले, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा? लोकस क्या होगा? z माइनस अल्फा मॉड ऑफ z माइनस अल्फा इज इक्वल टू रेडियस। रेडियस कितना है?
रूट अंडर 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बाई 4, ये लोकस हो जाएगा। तो अगर ऐसा दिया है तो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर आपको नेचर से बताना है तो इट इज रिप्रेजेंटिंग अ सर्कल। हाँ, और ये बात अगर याद रखेंगे कि ए बी स्क्वायर इज लेस देन, मान लीजिए अगर आप स्क्वायर रूट भी लेते हैं ये भी पॉजिटिव है, तो आप इसको लिख सकते हैं ए बी इज लेस देन रूट 2 लैम्डा। ठीक है, आगे चलिए। तो ये सब दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा बात आर्गुमेंट को लेके लोकस पे लेके आते हैं। देखिए, आप पढ़े थे आर्गुमेंट ऑफ या पहले डिस्टेंस फार्मूला वाला ही देख लीजिए पहले सारा। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें मान लीजिए इलिप्स का, तो कुछ ऐसा दिखा था वो इलिप्स। मान लीजिए ए ग्रेटर देन बी का ही केस लेते हैं, पढ़ाएं आपको। तो यहाँ डायरेक्टिक्स, यहाँ ए ई कॉमा 0, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू ए बाई ई, यहाँ पे माइनस ए ई कॉमा 0, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू माइनस ए बाई ई। तो आपको अगर याद हो तो यहाँ एक पॉइंट लिए थे P x कॉमा वाई, ये था S1, और यहाँ से परपेंडिकुलर इस पे डाले थे L1, थोड़ा सा ऐसे भी। तो कोनिक सेक्शन का क्या डेफिनेशन था? डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन क्या होता है? E। तो ये ऑरिजिन है, तो यहाँ से यहाँ तक ए बाई, यहाँ से यहाँ तक एक्स, तो ये कितना? तो पी एस वन हो गया ई टाइम्स ए बाई ई, पी एल वन निकाले माइनस एक्स, तो ये क्या आ रहा है? ए माइनस ई एक्स। और पी एस टू इसी तरीके से आप निकालेंगे, वीडियो देख सकते हैं आप रिवाइंड करके, तो ये आया था ए प्लस ई एक्स। यहाँ से एक मैकेनिकल डेफिनेशन ऑफ इलिप्स हम लोग लाए थे। क्या लाए थे? मैकेनिकल डेफिनेशन ऑफ इलिप्स, या another definition of ellipse line. S1 and S2 are two fixed point. Sum of distance S1 PS1 plus PS2 constant है, और distance between foci क्या है? 2AE। यहाँ पे E क्या होता है? लेस देन 1, ये आप पढ़े थे। तो यहाँ पे क्या सुने आप? S1 and S2 are two fixed point. P is a moving point. Sum of distances is a constant. And distance between those two fixed point is 2AE। ये सुने। अब इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में ला रहे हैं। देखिए, एक पॉइंट है Z1, एक पॉइंट है Z2। ठीक है, अब ये दो फिक्स्ड पॉइंट, मान लीजिए ये इलिप्स कब रिप्रेजेंट करेगा? ये इलिप्स कब रिप्रेजेंट करेगा? एक पॉइंट है Z यहाँ, ये क्या है? P। ये S1, मान लीजिए इसको Z1 बोलते हैं और इसको Z2। क्यों? इसको S1 बोले थे और इसको
S2। तो आप समझ रहे हैं, PZ मतलब Z माइनस Z1 मॉड ऑफ Z माइनस Z1 मॉड ऑफ Z माइनस Z2, इसका वैल्यू 2a है। अब 2a लिखेगा तब तो आप जान ही जाइएगा कि अच्छा उधरे आना है, इसके जगह पे लिख दिए k। will represent an ellipse if, वो इलिप्स का बात करेगा कब, जब S1 S2 2a ही होगा, मतलब डिस्टेंस बिटवीन फोकाई। तो यहाँ k लिखे, 2a का वैल्यू क्या था k, तो k e के बराबर होगा। तो e को मिटा दिए, मान लीजिए e 0 और 1 के बीच में कुछ था तब ये बराबर था, उसको मिटा दिए, तो जो 0 और 1 के बीच में था उसके जगह पे 1 लिख दिए तभी मिटा, तो ये बड़ा हो जाएगा ना। अगर ऐसा होगा तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। कोई दिक्कत? बोलेगा कि अगर ये कंडीशन वायलेट हो गया, Z1 Z2, सोचिए इस सम ऑफ डिस्टेंस अगर 10 आ रहा है मान लीजिए, और इसके बीच में जो दूरी होगा वो 10 से कम होगा, डाटा के साथ समझिएगा तो जल्दी समझिएगा। मान लीजिए ये 10 है इसके बीच का दूरी 10 से कम है, तो इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब बोले कि ये दोनों का जोड़, डिस्टेंस का जोड़ 10 है, ये दोनों के बीच में भी दूरी 10 है, ठीक है, ये दोनों के बीच में भी दूरी 10 है। अगर इसका दूसरा केस बोलते हैं, मॉड ऑफ Z माइनस Z1 प्लस मॉड ऑफ Z माइनस Z2 बराबर k है, रिप्रेजेंट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग Z1 and Z2 if mod of Z1 minus Z2 बराबर k। मान लीजिए अगर हम Z यहाँ ले लिए, तो यहाँ से इसका जोड़ और इसका जोड़ k के बराबर है, आई भी k है। तो अगर ये 10 यूनिट है, यहाँ रखेंगे तो ये प्लस ये 10 होगा, यहाँ रखेंगे तो ये 10, ये दोनों का बराबर है। अगर बड़ा हो गया तब बोलिए, अगर यहाँ पे बोले मॉड ऑफ Z माइनस डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, ठीक है, क्या हो गया, बड़ा हो गया k से, तो पता चला कि जोड़ 10 बोल रहे हैं। तो अगर ऐसे जा रहे हैं और ऐसे जा रहे हैं, ये 10 हो गया, तो ये सम ऑफ टू साइड्स है ना, सुन रहे हैं, तो सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन द थर्ड साइड का भी होगा नहीं। तो अगर ऐसा हो जाए कि मॉड ऑफ Z माइनस Z1 प्लस मॉड ऑफ Z माइनस Z2 बराबर k है, कॉमा मॉड ऑफ Z माइनस Z2 ये ग्रेटर देन k है, तो सम ऑफ टू साइड से थर्ड साइड बड़ा हो गया, ठीक है। तो यहां से क्या सेंस आ रहा है, तो इसमें क्या मिलेगा, कुछ नहीं, एम्प्टी सेट। इसके पास कोई भी पॉइंट नहीं होगा और कोई भी रीजन नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या आ रहा है, थर्ड साइड इज ग्रेटर देन सम ऑफ अदर टू साइड्स, ठीक है। तो फॉल्स है ना ये क्या है, फॉल्स, इसलिए यहाँ क्या मिला, एम्प्टी सेट। क्लियर है? तो डिस्टेंस डिस्टेंस वाले से ही हो गया ये भी। अच्छा चलिए थोड़ा सा हाइपरबोला पे चले।
देखिए, अगर आपको हाइपरबोला याद हो तो वी आर हैविंग टू फिक्स्ड पॉइंट दैट आर नथिंग बट फोकाई। तो हमारे पास Z1 और Z2, मान लीजिए यही हाइपरबोला का बात, यहाँ पे क्या है Z1, यहाँ पे क्या है Z2, एक पॉइंट है P, इसको आप S1 भी बोलते हैं और इसको आप S2 भी बोलते हैं। तो आपको याद हो, नहीं याद है तो वीडियो देखिए। तो ये आया था EX माइनस A और PS2 आया था EX प्लस A। तो आप लिखे थे PS2 माइनस PS1 इज इक्वल्स टू 2A और S1 S2 क्या आया था 2AE। अगर दिक्कत है तो हाइपरबोला वाला वीडियो खोल के देख लीजिए। अब ये है दूसरा डेफिनेशन किसका, हाइपरबोला का। तो हम इसको लिख सकते हैं P मूविंग पॉइंट है, तो मॉड ऑफ Z माइनस, मान लीजिए इसको Z2 ही बोल दिए, माइनस मॉड ऑफ Z माइनस Z1। ठीक है, यहाँ पे भी एक मॉड लगा दिए हैं, ठीक है, बराबर K लिख दिए और वेयर मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, यहाँ से E मिटा दिए, यहाँ E क्या होता है ग्रेटर देन 1। तो जब ये 1 से बड़ा क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो रहा था तो बराबर हो रहा था, ये मिटा दिए तो ये क्या हो गया छोटा। तो दिस टू लाइन रिप्रेजेंट्स हाइपरबोला। आप बोलेगा ये पहला केस हो गया, आप बोलेगा डिफरेंस तो कांस्टेंट है, मॉड ऑफ Z माइनस Z2 माइनस मॉड ऑफ Z माइनस Z1 का मॉड बराबर के, इफ मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 बराबर के हो गया तो डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो अगर आप ये जो ट्रांसवर्स एक्सिस है उस पे अगर यहाँ पे अगर हम एक पॉइंट दें Z, तो Z माइनस Z2 ये माइनस Z माइनस Z1, तो ये दूरी के बराबर हो रहा है, तो हम इधर जा सकते हैं, ये हो सकता है, और इधर भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इट रिप्रेजेंट्स टू रे originating from Z1 and Z2। ठीक है, अब रे तो ऐसे भी आप बना सकते थे सेम डायरेक्शन में, वो नहीं हो। ठीक है, डायग्राम क्लियर कर रहा है वो बात। तो एक इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस या वन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस along positive transverse axis and negative transverse axis। ठीक है, along बोल के से अच्छा ये रहेगा
रे ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम Z1 एंड Z2 इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव ट्रांसवर्स एक्सिस एंड नेगेटिव ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, तो इतना सोच लिए बहुत है, आगे चलिए। बाकी कुछ सोचना होगा तो आप सोचिए, अब सब बात खाली हम ही बोलते रहे हैं। अब थोड़ा सा आर्गुमेंट का बात कर लें, लोकाई इन टर्म्स ऑफ आर्गुमेंट। तो आप बताइए, आर्ग जेड माइनस जेड नॉट इज इक्वल्स टू अल्फा, क्या होता है? ये ऐसा दिखता है। रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस बना लिए। यहाँ पे एक पॉइंट है, मान लीजिए जेड नॉट, यहाँ व्हाइट बबल बनाए, क्यू का रीजन बता रहे हैं, ये ऐसे जा रहा है, जेड इस पे आता जाएगा, जेड एक मूविंग पॉइंट उस पर जूम किया, उस डायरेक्शन में आता रहेगा, और एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये एंगल कितना बनाएगा? अल्फा। ये पीछे नहीं प्रोड्यूस कर सकता, तो ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट अ रे ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम जेड नॉट, लेकिन इसके लोकस के अंदर जेड नॉट पॉइंट नहीं अवेलेबल होगा। आप यहीं अगर जेड रख लीजिएगा तो एंगल कहाँ बनेगा? नहीं, आर्गुमेंट डिफाइंड नहीं होगा। एंड रे मेक्स एन एंगल अल्फा with the line parallel to x-axis in counter clockwise direction, काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, ये बात आप समझ गए, ये बात आप ध्यान में भी रख लिए। अब इसके सहारे और आर्गुमेंट का प्रॉपर्टीज भी आप पढ़ के रखे हैं। क्या क्या पढ़ के रखे हैं? आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 क्या होता है? आर्ग ऑफ Z1 माइनस आर्ग ऑफ Z2 प्लस याद होगा 2 के पाई एंगल को एडजस्ट करने के लिए, आर्ग ऑफ Z1 इंटू Z2, आर्ग ऑफ, छोड़िए ना, जिसका जरूरत है वही लेके आए, Z1 प्लस आर्ग ऑफ Z2 प्लस 2 के पाई, ये सब आपको बताएं, के इंटीजर है, मैग्नीट्यूड एडजस्ट करने के हिसाब से उसको बदल लें। तो इसका बात करना चाह रहे, और आप जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर की तरह देख ही सकते हैं। अब सोचिए कि हमारे पास दो फिक्स्ड पॉइंट Z1 और Z2, Z1 और Z2, और एक मूविंग पॉइंट है Z, जो कि यहाँ पे एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है अल्फा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है
ए Z1 comma B Z2 are two given points. Find locus of P such that A angle AP ठीक है। तो आप सर्कल का प्रॉपर्टी जानते हैं, सर्कल का प्रॉपर्टी जानते हैं कि अगर इस पे कोई दो पॉइंट हो, इस पे क्या हो, दो पॉइंट हो, तो ये एंगल अगर 1 मिनट के लिए अल्फा है, ये अगर Z1, ये अगर Z2, ये अगर Z अल्फा है, तो ये भी एंगल ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ये भी अल्फा ही होता है, ये भी अल्फा ही होता है। तो यानी ठीक से देखेंगे तो अगर एंगल इन द मेजर सेगमेंट आर एक्यूट, तो अगर अल्फा एक्यूट है, केस वन इफ अल्फा इज एक्यूट, ठीक है, तो ये मेजर सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर सकता है। कैसे और उसको कैसे लिखेंगे, वो एंगल दिया, तो ये बात कैसे लिखा रहेगा। तो हम आपसे अगर हम बोले कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 ये होता है, ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 ये होता है, ये बात बोले, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, और आप जानते हैं फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू रिजल्टेंट होता है। तो हम अगर अल्फा को कवर करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि 1 मिनट के लिए हम एक सर्कल बना दिए ऐसे, ठीक है, एक सर्कल बना दिए और ये एक कॉर्ड है मान लीजिए, वो एंगल अल्फा फिक्स है, तो आप यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं। अल्फा एक्यूट है तो आप मेजर सेगमेंट में रह सकते हैं, मतलब मेजर आर्क पे जाके एंगल बना सकते हैं, ठीक है, ऑब्ट्यूज होगा तो नीचे बनाना हो। तो इधर आप नहीं आ सकते, बोलेगा इसको लिखेंगे कैसे, तो आपको पहला लाइन क्या बोला गया, आर्क ऑफ Z माइनस Z0 इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि एक रे ऑरिजिनेट हो, मान लीजिए इसी के अलोंग, ठीक है, तो इसी के अलोंग अगर ऑरिजिनेट हो, डायरेक्शन ऐसा रहे, मान लीजिए अगर हम इसी को एक रे बनाते हैं, ठीक है, तो इसका डायरेक्शन आपको दिख रहा है, ये क्या है Z, और एक ऐसे बना रहे, मान लीजिए ये, तो ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा है, अगर हम ये डायरेक्शन मेंटेन कर दें। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है यू में, Z। तो आप बताइए कि एंटी क्लॉकवाइज में कैसे मूवमेंट हो सकता है। अगर हम यहाँ से ऐसे मूव करें तो ये फाइनल पोजीशन होगा और ये इनिशियल पोजीशन होगा, समझ पा रहे हैं। अगर हम यहाँ से मूव करना शुरू करें तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो दिस इज द फाइनल पोजीशन। तो फाइनल का आर्गुमेंट माइनस इनिशियल का आर्गुमेंट इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन देम। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आर्क ऑफ उस रे का, ठीक है, तो उस रे का क्या लिख सकते हैं, Z माइनस Z2, इस रे का Z माइनस Z1 इज इक्वल्स टू अल्फा। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप थोड़ी देर के लिए ऐसे सोचिएगा कि ये जो आप एक रे ऐसे बना रहे, ठीक है, एक रे ऐसे बना रहे हैं, मान लीजिए एक्स एक्सिस यहाँ कहीं है, एक्स एक्सिस यहाँ कहीं है, आप ये एंगल को निकालना चाहते हैं या ये एंगल निकालना चाहते हैं,
तो पहला लाइन का आर्गुमेंट ये जो देख पा रहे हैं, ये अगर θ1 होगा, ये θ2 होगा, तो अल्फा को लिख सकते हैं ना θ2 माइनस θ1। तो इसका आर्गुमेंट माइनस इसका आर्गुमेंट, तो इनिशियल माइनस फाइनल, इसको फैला सकते हैं ना, आर्ग ऑफ जेड माइनस जेड टू माइनस आर्ग ऑफ जेड माइनस जेड वन इज इक्वल्स टू अल्फा। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पूरे सर्कल को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिर्फ इतना। तो ये किसका लोकस है? देख लीजिए डायग्राम, z1 and z2 are 2 point, arc of z minus z2 by z minus z1 is equals to alpha. Alpha acute angle है, so it is representing major arc of the circle, ठीक है। पासिंग सर्कल कैसा है? पासिंग थ्रू z1 and z2, 2 पॉइंट से पास करने वाला सर्कल है ये। अच्छा, अल्फा फिक्स्ड कांस्टेंट है, अल्फा क्या है? फिक्स्ड कांस्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि ये वेरिएबल हो गया, ये भी सर्कल क्या हो गया, ये पूरा इक्वेशन क्या हो गया? फिक्स्ड हो गया। अल्फा अगर गिवन है तो फिक्स हो गया। ऐसे करके आप बहुत सारा निबंध लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में, ठीक है। तो जितना बात हुआ इससे लिंक करके उसको आप अच्छे से समझ लीजिए। ये वीडियो को 2-3 बार रिवाइंड करके भी देखिए, और थोड़ा सा बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। अगर कुछ बच जाएगा तो फिर देख लेंगे क्या करना है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में प्रयास होगा कि इसको कंक्लूड कर दे, ठीक है। थैंक यू।